एक आलीशान कमरा जो आज पूरा गुलाबों की पंखुड़ियों से महका हुआ है। अंदर बेड पर बैठी हुई लड़की को कमरे में अचानक किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो एक बार फिर संभलती है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और किसी के पैरों की अंदर आने की आवाज़ तेज हो जाती है, जिसे सुनकर वो लड़की अपने हाथों में बेड की चादर को कसकर पकड़ लेती है। अंदर आकर वो शख्स बेड पर बैठकर उस लड़की का घूंघट उठाता है। लड़की की नज़रें नीचे झुकी हुई होती हैं, शायद उसके दिमाग में उस समय कुछ चल रहा था। वो डरी सहमी सी अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर देखती है तो सामने उसे एक चेहरा नज़र आता है। उस चेहरे को देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है और उससे बोलती है, तो तुमने शराब पी रखी है। अब मेरे पास इस शराब के अलावा बचा ही क्या है। अब तो तुम खुश होगी ना, तसल्ली मिल रही तुम्हें होगी। मेरे मुझे पैसे ऐसे से ही तो देखकर प्यार है, मुझे तभी तो खुशी तुमने क्यों मुझसे मिलेगी? शादी की, क्यों क्यों है ना? खुशी क्यों नहीं मुझे मिलेगी? तुम्हारे आखिर पैसे आज से तुम्हारा कोई सब मतलब पूरा नहीं जो है। हो और गया। रही तुम्हें बात इतने शादी की, पैसे तो वाला तुम पति मेरी जो मिल शादी गया करने है, की वजह अच्छे से अभय सिंह जानते द हो। ग्रेट बिजनेस चलो ये टाइकून सब से छोड़ो, तुम्हारी आज तो शादी जो हमारी हुई है। सुहागरात है। आखिर तुम्हें इसी दिन का ही तो इंतज़ार था ना, क्यों रूही? रूही ये बात सुनकर घबरा जाती है। दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज़ दौड़ने लग जाती हैं। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अभय उसकी तरफ बढ़ता है। रूही अभय को अपने पास आता देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अभय उसके इतने पास होता है कि रूही उसकी सांसों की गर्माहट साफ महसूस कर सकती है। तभी अचानक अभय उसके पास बढ़ने की बजाय रूही को जोर से धक्का देकर गुस्से से बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम मेरी वाइफ बन जाओगी? तुम मेरी वाइफ इस रूम के बाहर हो। यहाँ तुम सिर्फ और सिर्फ एक घटिया लड़की हो, जिससे सिर्फ मैं नफ़रत करता हूँ, सिर्फ नफ़रत। तुम्हें मैंने तुम्हारी असली जगह दिखा दी है, इसी लायक हो तुम, समझी? इधर रूही को जोर से धक्का लगने के कारण जोर से चोट लगती है, जिसके कारण उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। दर्द के कारण अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पर अभय को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। रूही सुबकते हुए अभय से बोलती है, तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ? तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है, बस। मजबूरी नहीं, तुम्हारी यही इच्छा थी, तभी तो तुम्हारे चक्कर में सब ने मेरे ऊपर तुमसे शादी करने पर जोर दिया। उस समय तो मैं मजबूर था, लेकिन अब देखना, तुम्हारे लिए ये शादी फांसी का फंदा बनेगी और तुम उस पर लटकोगी। तुम्हारी लाइफ इस कमरे के अंदर अब किसी नर्क से कम नहीं होगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू माई डियर वाइफ। मुझे पता है तुम्हें लगता है इन सब के पीछे मैं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन हालातों का कारण तुम खुद ही हो। तुम ना उस दिन वो हरकत करते ना वो होता। उसे बीच में ही रोकते हुए अभय बोला, वो सब भी तुम्हारी वजह से हुआ। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ, इसलिए अब तो ये चेहरा देखना भी नहीं चाहता। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभय के जाते ही रूही ने भीगी पलकों से अपने अंतर मन से कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे। तुम्हें देखकर कौन कह सकता है कि कभी हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और आज तुम्हें मेरी शक्ल देखना भी गंवारा नहीं है। क्या दिन थे वो भी। रूही सुबकते हुए आंखें मीचे कॉलेज की यादों में खो गई। उसे वो दिन याद आया जब 3 जुलाई को पहली बार कॉलेज में उसकी मुलाकात अभय से हुई थी। किरोड़ीमल कॉलेज। रूही का कॉलेज में आज पहला दिन था। कॉलेज में वो अपनी क्लास ढूंढते ढूंढते कैंटीन के पास पहुंच गई। कैंटीन से उसे कुछ अजीब सा शोर होते हुए सुनाई दिया। उसने अंदर झांक कर देखा तो भी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये शोर किस बात का हो रहा है। जानने के लिए उसने अपने पैर जब थोड़े और आगे बढ़ाकर वो कैंटीन के अंदर घुस गई तो सामने एक काली रंग की जैकेट पहने लंबे कद काठी का लड़का बैठा था, जिसको घेरे सामने कुछ कॉलेज के और बच्चे भी खड़े थे। कुर्सी पर बैठे लड़के ने सामने खड़े लड़के से कहा, तुमसे कहा ना वो करो, सुनाई नहीं दिया क्या? रूही को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। उसने माहौल देखकर अंदाजे से कहा, शायद यहाँ कॉलेज में रैगिंग चल रहा है। रूही को बचपन से उसके पापा ने सिखाया था कि जहाँ कहीं भी गलत होता दिखे तो चुप बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। तो अब कहाँ वो चुप बैठने वालों में से थी, जब वो जानती थी कि रैगिंग एक अपराध है जो सभी कॉलेजों में बैन है। कुर्सी पर बैठे लड़के की बगल में खड़े दूसरे लड़के ने कहा, समझ नहीं आया कि जब भाई ने कहा तो करो। तभी रूही बीच में आकर बोली, क्यों करे ये जो तुमने कहा? तुम्हें क्या लगता है अपनी चलाओगे हम पर? ज़बरदस्ती है क्या? हम सब चुपचाप तुम्हारी बातों को सुनेंगे।
बिल्कुल नहीं, तुम जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ खड़े सब लोग अब उसे घूर कर देखने लगे क्योंकि उन्हें रूही की बातें कुछ ज़्यादा ही अजीब सी लग रही थी। रूही ने उनकी नज़रों पर ध्यान न देते हुए अपना बोलना चालू रखा। आप सबको देखकर लग रहा है जैसे आप इस कॉलेज के गुंडे हो, और अगर हो भी ना तो गुंडे आप अपने लिए ही होंगे, हमारे लिए नहीं। हम जैसे मासूम बच्चे यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते हैं, इसी वजह से आपके सामने ये खड़ा वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई चुप रहेगा। मुझे देखकर पता तो लग ही गया होगा कि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, समझे? और मैं अब सीधा तुम्हारी कंप्लेंट डीन से करने जा रही हूँ। कुर्सी पर बैठा लड़का एकदम से खड़ा हो गया और रूही की तरफ बढ़ा और उसके नज़दीक पहुंचकर उसकी कलाई को मरोड़ते हुए उसे घुमाकर पीछे कर दिया और उसके कानों के पास अपने होठ लगाते हुए कहा, क्या कहा तुमने गुंडा? चुप बैठने वालों में से नहीं हो तो बताओ अब क्या करोगी? अरे अभय चलो ना, आज किसी ने हमें आखिर पहचान ही लिया। देखो हमें इस लड़की ने गुंडा कहा। पास खड़े लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। रूही अभय की पकड़ में बुरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके उसने आगे कहा, हाँ तो इसमें गलत ही क्या कहा है? आप यहाँ पर सब गुंडागर्दी ही तो कर रहे हो। मैं जानती नहीं क्या, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि समझ न आए। समझ चुकी हूँ सब मैं। आप इनके साथ ज़बरदस्ती रैगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? रूही का हाथ छोड़ते हुए वो लड़का जोर से हंसा और रूही के चेहरे के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, वाट रैगिंग? दिमाग सही तो है तुम्हारा? भांग खा कर आई हो क्या, जो बिना कुछ सोचे समझे हवा में गोली चलाए जा रही हो? भांग मैंने नहीं तुमने खाई होगी, तभी तो जो चीज़ बैन है वो कर रहे हो। शायद तुम जानते नहीं कि इसके लिए तुम कॉलेज से हमेशा के लिए रिस्टिकेट हो सकते हो। अच्छा तो तुम रिस्टिकेट करवाओगी हमें? अब एक गहरी सांस भरते हुए उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से और अपना काम करो। लगता है कॉलेज में नहीं आई हो तो तुम्हें मैं एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ। अगर कॉलेज का फर्स्ट डे लास्ट डे में नहीं बदलना चाहती हो तो अपने काम से काम रखना, समझी? तभी अभय की बगल में खड़े विशाल ने अभय को आंख मारते हुए रूही से कहा, अगर तुम अभी नहीं गई ना तो कहीं हम तुम्हारी रैगिंग ना शुरू कर दे, इसलिए मौका है, चली जाओ नहीं तो अभय तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रूही बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे लोगों से डर कर चली जाऊंगी? कभी नहीं। और अब तुम जाओगे इस कॉलेज से बाहर, रुको अभी जाकर शिकायत करती हूँ। कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी एकदम से अभय उसके आगे आ गया और बोला, देखो तुम गलत समझ रही हो, वैसे भी यहाँ बात कुछ और ही है। रूही बोली, ओ रियली? जैसे मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। भगवान ने मुझे दो आंखें दी है, दो कान भी दिए हैं, तो मिस्टर मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं, सब समझ आ रहा है मुझे कि क्या हो रहा है यहाँ। ये कहते हुए रूही फिर आगे बढ़ी तो अभय ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने जब ये देखा कि अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया है तो अब वो अपने आपे से बाहर हो गई और उसने एक थप्पड़ अभय के गाल पर जड़ दिया। सभी ये देखकर दंग रह गए। दंग रहना भी बनता था उनका भाई, क्योंकि अभय कॉलेज के होनहार बच्चों में से तो था ही साथ कॉलेज के ट्रस्टी विराट सिंह का बेटा भी था। किसी ने आज तक उसको छूना तो दूर, कभी उससे काम की बात के अलावा और कोई बात ही नहीं की थी। अभय ने आज तक कभी किसी से भी थप्पड़ नहीं खाया था। वो गुस्से से तिलमिला गया, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए दांत भींच कर कहा, ए तुम कोई भी हो, नाउ आई डोंट केयर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, जब आज तक मेरे माँ बाप ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया? तो तुम कहा था ना अपने काम से काम रखना। रूही उसकी बातों को काटते हुए बोली, अगर तुम्हारे माँ बाप ने मारा होता ना तो शायद तुम ये गलती कभी नहीं करते। अभय बोला, गलती? कौन सी गलती? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा है? जिस इंसान की तुम इतनी देर से साइड लिए जा रही हो, जरा इससे पूछना कि उसने क्या किया है। तुम जानती भी हो उसने इस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, तो हम बस उससे सॉरी बुलवा रहे थे और तुम? कहकर अभय गुस्से में वहाँ से चला गया, क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद वहाँ उसका रुकना बेकार ही था। आज पहली बार जो थप्पड़ खाया था। अभय की कही बातों से रूही को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद में बड़बड़ाने लगी, रूही की बच्ची तो सच में पागल है, पहले पूरी बात को समझ तो लेती कि हो क्या रहा है, खामखा घुस गई बीच में। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस बेचारे को थप्पड़ भी मार दिया। अभय के जाने के बाद विशाल ने उस लड़के से कहा,
ओ हीरो मांग रहा है माफ़ी या लगाएं दो चार कान के नीचे। उस लड़के ने सामने खड़ी लड़की से माफ़ी मांगी और शर्मसार हो वहाँ से 9-2-11 हो गया। फिर विशाल भी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी रूही ने उससे कहा, सुनिए। विशाल पीछे मुड़ा और रूही की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब क्या सुनना बचा है, इतना तो सुना दिया। रूही ने रुआंसी शक्ल बनाकर कहा, सॉरी वो हम। विशाल ने कहा, सुनो, अगर इतना ही सॉरी मांगने का शौक है ना तो मेरे यार से मांगो, मुझसे नहीं। सही ही कहता है मेरा यार, इन लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए, इनका दिमाग घुटनों में होता है। बताओ भाई, मेरे यार को एक अच्छे काम के लिए भी थप्पड़ जड़ दिया। रूही बोली, सॉरी, हम उनसे भी मांग लेंगे माफ़ी, अगर आप बताएंगे कि वो कहाँ मिलेंगे। कसम खाते हैं हमसे ये सब अनजाने में हो गया। हाँ हाँ ठीक है मोहतरमा, समझ गया मैं। वैसे तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूँ, भाई का कोई ठिकाना नहीं है, वो कौन से टाइम कहाँ होते हैं कोई नहीं जानता, कहकर विशाल वहाँ से चला गया। रूही खुद में बड़बड़ाती हुई बोली, रूही अब कहाँ ढूंढेगी तू उन्हें, कहते हुए अनायास ही उसकी नज़र घड़ी की सुइयों पर पड़ी। ओ माय गॉड, टाइम देख, तेरी क्लास पहले दिन ही लेट, कहकर वो क्लासरूम की तरफ बढ़ी। क्लास ढूंढते हुए आखिरकार उसे अपनी क्लास मिल ही गई। क्लास में घुसते ही उसकी सांसें कुछ नॉर्मल हुई, क्योंकि अभी तक प्रोफेसर आए नहीं थे। क्लास में सब आपस में एक दूसरे से बात करने में बिजी थे, इसलिए उसने किसी से भी कुछ बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो रायता उसने बाहर फैलाया है वो यहाँ दोबारा फैले। वो जाकर आगे की सीट पर बैठ गई। तभी पीछे से आकर एक लड़की उसकी बगल में बैठ गई और बोली, हाय मैडम। रूही ने आवाज़ की तरफ देखा तो उसके चेहरे के रंग बदल गए। वो बोली, टीना तू? हाँ तो क्या करती, कितना ही दूर जाने की कोशिश करूं, पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हम दोनों को हमेशा एक जगह ले ही आती है। अच्छा तो तू दूर जाना चाहती है? हाँ हाँ, ख्याल तो यही था, पर देख, रुक बेटा बताती हूँ तुझे। अच्छा रुक रुक ना, मजाक कर रही थी, इतना भी नहीं समझती मुझे, तू तो मेरी जान है, ऐसे कैसे दूर जाऊंगी तुझसे, टीना बोली। सब समझती हूँ तेरी नौटंकी। अच्छा ये बता, तू तो मुंबई जाने वाली थी ना, और वहीं से कॉलेज? हाँ, पर पापा का ट्रांसफ़र रुक गया और मुझे अपनी जान से जुदा थोड़ी ना होना था, तो फिर मैंने भी यहीं एडमिशन ले लिया। फिर तूने बताया क्यों नहीं? ले, अगर बता देती तो तुझे सरप्राइज़ कैसे देती, पता है कब से वेट कर रही थी, तू इतना लेट क्यों आई? क्या बताऊँ यार। उसके बाद रूही ने उसको सारी बात बता दी जो थोड़ी देर पहले घटी थी। टीना रूही की बात सुनकर बोली, तू ना सच में पागल है, तूने उस बेचारे को खामखा थप्पड़ मार दिया, फिर तूने उससे सॉरी बोला या नहीं? आय हाय, पहले दिन ही कांड कर बैठी मैडम। नहीं यार, जानबूझकर थोड़ी ही किया है, और रही बात सॉरी की तो वो तो वहाँ से तुरंत निकल गया था, पर अगली बार मिलेगा ना तब पक्का मांग लूँगी। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास ही थी। रूही और टीना क्लास लेने के बाद कॉरिडोर से दूसरी क्लास की तरफ जा रही थी। एकदम से टीना का फ़ोन बजा। फ़ोन उसके बॉयफ्रेंड का था। जब रूही की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी तो उसने मस्ती करने के लिए एकदम से उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और फ़ोन लेकर दूसरी तरफ भागने लगी। टीना बोली, रूही की बच्ची, मेरा फ़ोन वापस कर, नहीं तो मैं, कहते हुए उसके पीछे भाग रही थी। रूही बोली, नहीं तो मैं। हाँ क्या करेगी बता ना। सुन, नहीं करूँगी मैं वापस, तेरे मजनू से चंद मिनटों की दूरी भी बर्दाश्त नहीं। अरे देखो तो क्या हुलिया बना लिया है। अच्छा ठीक है, अगर चाहिए ना तो पहले पकड़ कर दिखा और ले ले, इट्स वेरी सिंपल। रूही का ध्यान आगे से ज़्यादा पीछे भागती टीना पर था। तभी रूही भागती हुई आगे जाकर एक लड़की से टकरा गई। रूही ने लड़की की तरफ देखा। लड़की ने रेड कलर की घुटनों से भी छोटी वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। देखने में वो किसी हाई सोसाइटी से लग रही थी। रूही जैसे ही संभलते हुए सॉरी बोलने ही वाली थी, तभी सामने खड़ी लड़की ने कहा, यू ब्लॉडी बीच, तुमने मेरा फ़ोन गिरा दिया, आंखें क्या फूट गई है जो दिखता नहीं। जैसे ही वो लड़की रूही पर चिल्लाई, आसपास से गुजरने वाले सभी उसको देखने लगे। उन लोगों में अभय भी था। रूही को लड़की की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कोई नया सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए उसने उससे सिर्फ सॉरी कहा। लड़की ने फिर चिल्लाते हुए कहा, क्या सॉरी? सॉरी माई फुट, मेरा फ़ोन उठा कर दो, मुझे नाउ। रूही जानती थी गलती उसकी है, इसलिए उसने उसका फ़ोन उठाकर दे दिया। रूही फ़ोन देकर जैसे ही जाने लगी, लड़की ने कहा, हे मिस, कहाँ? हाँ कहाँ चली? मेरा फ़ोन तेरा बाप सही करवाएगा क्या? जब रूही ने ये सुना तो उसके अंदर का गुस्सा फिर बाहर आ गया और वो पीछे मुड़ी।
और उसने उस लड़की का फ़ोन उसके हाथ से लेकर दोबारा नीचे फेंक दिया और उस पर ज़ोर से 2-3 बार पैरों से चोट कर दी, जिसके कारण उस लड़की के फ़ोन की हालत बद से बदतर हो गई। अपने फ़ोन की ये हालत देखकर उस लड़की ने उस पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था, पर तभी रूही ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और कहा, ये हाथ कहीं और चलाना समझी। तुमसे मैंने सॉरी कहा ना, पर नहीं, तुम्हें शायद इज्जत हजम नहीं होती, तभी तो प्यार की भाषा समझ नहीं आई। तुम शायद यही भाषा समझती हो। और हाँ, आज के बाद किसी भी बात में किसी के पापा को मत लाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की को काफ़ी दर्द हो रहा था। उस लड़की ने दर्द से आहें भरते हुए कहा, ठीक है, नहीं लाऊंगी, पर मेरा हाथ तो छोड़। रूही बोली, अब आ गई ना लाइन पर। कहते हुए रूही ने उसका हाथ छोड़ दिया। दूर खड़ा अभय सब देखकर मुस्कुरा रहा था और बोला, इस लड़की में तो दम है बॉस, नहीं तो ईसा की बदतमीजी का जवाब आज तक किसी ने पलट कर नहीं दिया, क्योंकि सब कॉलेज में इससे डरते जो हैं। पर ये लड़की बेखौफ सी उसके सामने डटकर खड़ी रही। मानना पड़ेगा, बात तो है बंदी में, जो आज तक नहीं हुआ वो सब हो रहा है। कहते हुए अपने गाल पर हाथ रखकर सहलाने लगा। ईसा बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा सबके सामने हाथ पकड़कर सही नहीं किया, और तो और ऊपर से मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रूही बोली, हाँ पता है मुझे, मैंने क्या किया है। सही गलत की पहचान है तुमसे ज़्यादा। अभी जाओ और जो ये शकल पर 12 बजे हैं, पहले इस रंगत को ठीक करो। ईसा पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। रूही के पास खड़ी टीना ने रूही के पास आकर कहा, क्या ज़रूरत थी तुझे पंगा करने की। रूही बोली, मैं भी पंगा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तू तो जानती है मेरे पापा को कोई बीच में लाए वो मुझे मंजूर नहीं है। खैर छोड़, चल क्लास में चलते हैं, वैसे भी टाइम हो गया है। चलते हैं, पर मेरा फ़ोन तो दे। अरे हाँ फ़ोन, चल तू भी क्या याद करेगी, ले मिला ले दोबारा। वहाँ वो भटकती आत्मा की तरह भटक रहा होगा, फ़ोन जो काट दिया था मैंने। टीना फ़ोन लेने के बाद एक मैसेज टाइप करती है और रूही के साथ क्लास की तरफ बढ़ चलती है कि तभी रूही का फ़ोन बजता है। आवाज़ सुनकर वो अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालकर जब स्क्रीन पर नंबर देखती है तो उसके हाव भाव अचानक बदल गए। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगे। जब रूही का फ़ोन रिंग हुआ तो उसने पॉकेट से फ़ोन निकालने के बाद नंबर देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उसके चेहरे पर पसीने छूट गए, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे। पास खड़ी टीना उसके हाव भाव को साफ साफ देखा तो एकदम से रूही ने कांपते हाथों से फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। टीना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, उसी का कॉल है क्या। रूही ने कांपती सी आवाज़ में कहा, हाँ हाँ हाँ। तो तू अपना नंबर चेंज क्यों नहीं कर लेती। यार कितनी बार तो चेंज कर चुकी हूँ, पर क्या फ़ायदा, पता नहीं कहीं ना कहीं से वो मेरा नंबर ढूंढ ही लेते हैं। ब्लॉक भी कर देती हूँ, पर फिर नई नई सिम से मेरे पास कॉल करते हैं। तो भैया को क्यों नहीं बता देती, ना मुझे बताने देती है ना खुद बताती है। आखिर कब तक चलेगा ये सब। वैसे तो इतनी स्ट्रांग बनती है, फिर इसके सामने क्या हो जाता है तुझे। यूं कमज़ोर पड़कर तू उसकी आदतों को और बढ़ावा दे रही है, ये सही नहीं कर रही है तू रूही। तो तू क्या चाहती है, भैया को ये सब बताकर परेशान कर दूं। जानती है ना जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। परवर कुछ नहीं। उसे काम डाउन करने के लिए, बात बदलने के लिए उसने कहा, अच्छा जैसी तेरी मर्ज़ी। तूने अभी स्विच ऑफ कर दिया है ना, तो अभी तो थोड़े दिन शांत रहेगा। तू छोड़, अब चल, क्लास में सर आने वाले होंगे। रूही ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए लंबी सांसें लेते हुए कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों क्लास लेकर घर के लिए निकल गईं। रूही का घर। रूही एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसकी फैमिली में उसके पापा सत्यम जी, माँ साक्षी, एक बहन पूर्वी जिसकी अब शादी हो चुकी है, और एक बड़ा भाई दिलजीत है जो आर्मी में है। रूही अपने घर पर आई तो आज उसे उसके घर पर कोई नहीं दिखा। बाहर लॉक लगा देखा तो उसे याद आया, अरे हाँ, सब तो रीना दीदी की शादी के लिए निकल गए होंगे। चाबी से खोलने के बाद घर में अंदर आकर रूही थोड़ी देर बाहर आंगन में बैठी। उसे आज उसका घर खाली खाली खाने को दौड़ रहा है। वो रूम में जाकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करके किचन में आई। खुद के लिए चाय बनाई। चाय पीते हुए उसने अपना फ़ोन ऑन किया। फ़ोन ऑन करते ही उसके भाई की कॉल आई। अपने भाई का नंबर देखकर एकदम से फ़ोन उठाया। भाई ने बोलना शुरू किया, रूह कहाँ है तू, तेरा कॉल ट्राई कर रहा हूँ कब से, बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। तुझे पता है कितनी चिंता हो रही थी मुझे तेरी।
अरे भैया 1 मिनट तो रुको, सांस ले लो। ये क्या, फ़ोन उठाया नहीं और आपका चिंता पुराण फिर शुरू हो गया। अच्छा बेटू, मेरा चिंता पुराण, ज़्यादा स्मार्ट ना बन, बात मत पलट, सीधा सीधा जवाब दे। वो मैंने मन में सोच रही है अब क्या बोलूँ, कहाँ थी, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा था। यूं ही कह देती हूँ। वो किसी को अपना फ़ोन स्विच ऑफ होने का रीज़न नहीं बताना चाहती थी, स्पेशली अपने परिवार वालों को, क्योंकि वो उसके छोटी मोटी बातों से ही परेशान हो जाते हैं। उसने बात को घुमाते हुए कहा, भैया वो मैं क्लास में थी ना, तो इसी वजह से मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। अभी घर आई हूँ तो अभी ऑन किया है और ऑन करते ही आपको कॉल आ गया। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। तूने ना सच में मेरी जान निकाल दी। आज तक कभी तेरा फ़ोन स्विच ऑफ इतनी देर तक नहीं हुआ। पता है कितनी परवाह हो रही थी मुझे तेरी। पर भैया देखो, अब मैं भी क्या करती, क्लास में फ़ोन स्विच ऑफ करके ही अलाउड है। चल ठीक है, और बता क्या कर रही है। भैया फ़िलहाल तो बोर हो रही हूँ मैं। आप तो जानते ही हो ना, मम्मी पापा शादी में गए हैं और आप जम्मू में, अकेले अकेले मन नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन अकेले भी तो एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा होता है। आज तुझे मौका मिला है तो खूब मस्ती कर ले, दलजीत ने कहा। क्या भैया, कोई हो तो मस्ती करूँ ना, मेरी छोड़ो। आप बताओ जम्मू के क्या हाल हैं। क्या हाल, सब वही पुराना, रोज की झड़प गोलीबारी, और क्या। अब बचा ही क्या है हमारी ज़िंदगी में इसके अलावा। अरे भैया, अभी तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो शादी करनी है आपको, भाभी लानी है मेरे लिए। यूं ही नहीं बच सकते आप। मुझ पर बहुत जोर चलाते हो ना आप। अब मेरी बारी आएगी जब भाभी का जोर आप पर चलेगा और मैं देखूंगी कोई आई पसंद आपको। बता सकते हो आप मुझे। रूह, लगता है तेरे ख्वाब तो धरे रह जाएंगे, क्योंकि शादी तो मैं कर ही चुका हूँ। कब? अपने कर्तव्य से। अब तो मेरे लिए यही देश सेवा ही है। तो मेरे जोर से तो नहीं बच पाएगी बच्चू इतनी जल्दी। तो बचना भी कौन चाह रहा है। वैसे आप कब आ रहे हैं? अब आंखें तरस गई है आपको देखने के लिए। आना तो मैं भी चाह रहा हूँ, पर फिलहाल इम्पोर्टेंट मिशन पर हूँ। जिस दिन पूरा होगा उसी के अगले दिन तेरा ये भाई तेरे पास होगा। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बाहर मत निकलना और अपना ख्याल रखना। मुझे अब निकलना है अपनी शिफ्ट के लिए। बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय भैया। अगले दिन रूही टीना के साथ क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए अभय पर पड़ी। तो उसने टीना से कहा, टीना तू चल, बस मैं अभी आई। टीना उसको रोककर पूछना चाहती थी कहाँ जा रही है, पर रूही का ध्यान सिर्फ अभय पर था। वो बिना कुछ सुने ही आगे बढ़ गई। अभय रिसोर्स रूम की तरफ बढ़ गया। रूही भी उसके पीछे पीछे चली गई। अभय वहां बैठकर कुछ कागजों की फाइल्स में ऑनलाइन काम करने में मशगूल हो गया। रिसोर्स रूम उस वक्त एकदम खाली था। दरवाजे पर खड़े होते हुए रूही ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए दरवाज़ा खटखटाया। अभय ने दरवाजे की तरफ देखे बिना कहा, कमिंग। रूही अंदर चली आई और उसने कहा, वो कल के लिए सॉरी। अभय ने आवाज़ सुनकर उसकी तरफ नजरें करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? थप्पड़ मारकर कल तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? वो मैं उसी के लिए तो सॉरी बोल रही हूँ ना। मुझे कल सच में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा वो सब तो कल ही सुन चुका हूँ मैं। अरे छोड़ो उसे, बाद में पता चला आप सही थे और मैं गलत। हाँ, थप्पड़ छापने के बाद पता चला तुम्हें कि मैं सही था तुम गलत, अभय बोला। अरे अब सॉरी बोल रही हूँ ना, मानती हूँ गलती मेरी ही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब हूँ तो इंसान ही ना, हो गई गलती तो क्या करूँ। अभय टेबल पर रखे हुए पेपर बोर्ड को घुमाते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम्हें सॉरी चाहिए, ठीक है कर दिया माफ़। पर क्या? माफ़ करने के बदले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा बेबी। रूही को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कहा, वाट? क्या नहीं, हाँ कहो, कहकर अभय मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। रूही अभय को खुद की तरफ आते हुए देखकर अपने पैर पीछे की तरफ खींचने लगी। रूही मन ही मन कहने लगी, रूही तू ना सच में पागल है। क्या ज़रूरत थी इसी सॉरी बोलने की? जानती कितना है इसको, एक अच्छाई नहीं देखी और आ गई यहाँ सॉरी बोलने। देख दिखा दी इसने भी अपनी औकात। रूही डर के कारण अपने कदम पीछे ले रही थी। एकदम वो टेबल से टकरा गई। अब तक अभय भी उसके पास आ गया और एकदम से अगले ही पल बिना कुछ कहे उसकी कमर पर हाथ रखते हुए अपनी तरफ करते हुए उसको कसकर गले लगा लिया। अभय की इस हरकत के लिए रूही बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। उसको अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को अभय की बाहों की पकड़ से निकालने की नाकाम कोशिश कर रही थी,
लेकिन अभय ने उसको बहुत कसकर पकड़ रखा था, जिस कारण वो खुद से अभय से दूर नहीं कर पा रही थी। अभय ने रूही से गले लगे हुए ही कहा, जान, कितना खुशनसीब हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आई। ये सुनते ही रूही के तो होश ही उड़ गए। वो मन में बोली, ये क्या? रूही खूब कोशिश कर रही थी पर खुद को अभय की जकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी अभय को किसी के जाने की आवाज़ आई। उसके जाते ही वो एकदम से उससे दूर हुआ और कहा, आई एम सॉरी, डोंट टेक मी रॉन्ग। रूही का पारा चढ़ चुका था और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? मेरे साथ आज तक किसी ने यह नहीं किया। अभय ने रूही की बात काटते हुए बोला, ओह, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। किसी ने क्यों? इतने स्मार्ट लड़के ने गले लगाया तुम्हें। रूही बोली, स्मार्ट और तुम? ये बात सुनकर अभय फिर उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों नहीं हूँ, क्या खराबी है? एक पल के लिए रूही अभय की उन नीली सी आंखों में खो गई। अभय ने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो मैडम, कहाँ खो गई? बताओ क्या कमी है मुझ में? इस कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे से बात करने को तरसती हैं। वो तो तुम खुशकिस्मत हो जो मेरे इतने पास खड़ी हुई हो। रूही ने उसके पास से दूर होते हुए कहा, वो लड़कियां पागल हैं, मैं नहीं, समझे? अपनी ये गलतफहमी दूर करो। मैं तो सॉरी बोलने आई थी पर तुम सॉरी के लायक ही नहीं हो। मैंने सही ही किया था जो तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम उसी के लायक हो। और आज के बाद मेरे क्या, किसी लड़की के ऐसे पास मत आना। अभय ने कहा, ओह हेलो मैडम, हो गया तुम्हारा? मुझे ना किसी के पास आने का शौक ही नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं? हो गया ना तुम्हारा? कहकर अभय ने उसका हाथ पकड़ा और उसको खींचता हुआ रूम से बाहर लेकर हाथ छोड़ते हुए गुस्से से कहा, अब निकलो यहाँ से। रूही आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। रूही ने कहा, अजीब इंसान है रूही, चल, मेंटल है ये कोई, सनकी बंदर कहेगा। एटीट्यूड तो देखो बंदर का, स्मार्ट, माय फुट, कहकर वो अपनी क्लास की तरफ चली गई। क्लास में टीना पहले से ही रूही का वेट कर रही थी। रूही को देखकर बोली, कहाँ लगा दिया यार इतना टाइम, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। आज सारी क्लासेज कैंसिल हो गई, अपनी कहाँ थी तू? उस सनकी बंदर के चक्कर में दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं अपने आप को कोहिनूर का हीरा समझता है। कौन? अरे वो ही जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, कहते हुए रूही ने सारी बात टीना को बता दी। उसकी बात सुनकर टीना बोली, क्या यार, इस बार भी मैंने सीन मिस कर दिया। मुझे अब उस इंसान से मिलना है, बहुत सुन लिया, अब तो देखना है मुझे। सही है, तू मिली नहीं है उस मेंटल से, भगवान बचाए उससे, वो पूरा पागल है। छोड़, घर चलते हैं, कहकर दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गई। रूही के कॉलेज का कुछ दिन आराम से बीत गए। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद रूही ने कहा, यार चल कैंटीन चलते हैं चाय पीने। चाय? तुझे पता है ना मैं नहीं पीती, टीना बोली। यार कैसे कैसे लोग हैं, कोई पागल ही होगा जो चाय नहीं पीता। मेरी तो बिना चाय के सुबह ही नहीं होती। तू एक काम कर, कॉफ़ी या जूस ले लेना, पर चल। ठीक है, कहकर वो दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गई। कैंटीन में पहुंचते ही टीना चेयर पर बैठ गई और रूही चाय लेने चली गई। पर जैसे ही आ रही थी उसका ध्यान चाय पर था, कहीं वो गिर ना जाए, और सामने से आती ईसा टकरा गई। पूरी चाय ईसा की ड्रेस पर गिर गई। ईसा ये देखकर आग बबूला हो गई। हाउ डेयर ऑफ यू, कहकर ईसा ने जैसे ही रूही को देखा तो उस पर बरस पड़ी। आखिर प्रॉब्लम क्या है मिस बहन जी? देख रही हूँ जब से कॉलेज में आई हो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई हो। जहाँ जाती हूँ वहीं आ जाती हो। लगता है अच्छे से पढ़ा लिखा कर भेजा है उसने तुम्हें। पिछली बार बच गई थी ना, पर आज नहीं, कहते ही वह उस पर हाथ उठाने ही वाली थी। रूही उसकी आधे बातें तो नहीं समझ पाई, पर यह समझ चुकी थी कि इस बार भी गलती उसकी ही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, ख्यालों में डूबी रही। रूही ने ईसा के थप्पड़ को भी रोकने की कोशिश नहीं की और चुपचाप खड़ी रही। जब उसको लगा ईसा उसको थप्पड़ मारने ही वाली है तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर तक उसको थप्पड़ नहीं पड़ा तो उसने अपनी आंखें खोली, ये देखने के लिए कि उसको थप्पड़ क्यों नहीं पड़ा। आंखें खोली तो ब्लैक शर्ट वाला कोई शख्स उसके सामने खड़ा था। उसने देखा उस लड़के ने ईसा का हाथ पकड़ रखा था और वो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने के, सोचने की भी? क्यों, तुम्हारी क्या लगती है जो तुम उसकी साइड लेने आ गए? ईसा बोली, मेरी कोई भी हो, इससे तुम्हें क्या, इस पर तुम हाथ नहीं उठा सकती। देखो, मैंने जितनी गलती उसकी है उतनी तुम्हारी भी है। ओहो, बड़ा साइड ले रहे हो, लगता है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है ये मिस बहन जी।
रूही पीछे खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो उसकी साइड ले रहा है। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, बोलो, यही सुनना चाहती थी। रूही को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस शख्स ने उससे ईसा के थप्पड़ से बचाया वो अब उसको अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। उसने उसे देखने की कोशिश की लेकिन सब बेकार, क्योंकि वो किसी चट्टान की तरफ उसके सामने खड़ा हुआ था और वो सिर्फ उसकी पीठ ही देख पा रही थी। ओहो, तुम्हें कोई और नहीं मिली, यही मिली। वैसे सही भी है, तुम इसे डिजर्व करते हो। आ ही गए ना अपने लेवल पर। लेवल? ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे डिजर्व करता है और कौन नहीं। तुमने क्या सोचा तुम्हें बॉयफ्रेंड बना सकती हो, मैं नहीं बना सकता? वैसे भी तुमने ही तो कहा था ना कि दूसरी ढूंढ लेना, देखो ढूंढ ली। एक मिनट, कहीं तुम्हें, कहते हुए अभय पीछे मुड़ा और रूही के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा। और वहीं जैसे ही अभय का चेहरा रूही ने देखा तो वो फटी आंखों से उसे देखती ही रह गई। अभय ने अपना कहना जारी रखा, हाँ, कहीं तुम्हें हमें देखकर जलन तो नहीं हो रही है? रूही को अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ऐसे कैसे उसे पूरे कॉलेज के सामने अपनी गर्लफ्रेंड का खिताब दे दिया। पर वो इस टाइम कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ऐसा समझ रही थी कि अभय ने झूठ पक्का किसी न किसी वजह से ही बोला होगा। इसलिए उसने अपना गुस्सा बोल कर नहीं, बल्कि उसके पैर पर अपना पैर मार कर दिखाया, जो किसी को नहीं दिखा। पर बेचारा अभय इससे अछूता न रह सका। उसे उसके सैंडल के हिल का दर्द महसूस हुआ, पर वो भी इस टाइम दर्द सो नहीं कर सकता था। ईसा ने इतराते हुए कहा, ओ माई फुट, ये तुमने मुझसे बदला लेने के लिए बनाई है अपनी गर्लफ्रेंड? पर मैं जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, ये मेरे पैर की धूल के भी बराबर नहीं है। अभय ने हल्की मुस्कान बिखरते हुए कहा, हाँ हाँ, वो तो उसी दिन पता चल गया था जब इसने तुम्हें सबके सामने सुनाया था। वैसे भी ये तुम्हारी पैर के धूल के बराबर ही नहीं, इवन ये तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, जैसे तुम सेल्फिश हो। और हाँ, आज के बाद इस पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना कि कोई और भी है इसके साथ जो ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, समझी तुम? कहकर अभय ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको वहाँ से ले गया। ईसा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसको इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से तिल मिलाती हुई वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद रूही ने इधर उधर देखकर अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड बताने की? तो क्या हो गया, कौन सा आसमान फट पड़ा है जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? गर्लफ्रेंड ही तो बताया है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बता दिया हो। और वैसे भी मुझे थैंक यू बोलने की बजाय मुझ पर गुस्सा कर रही हो। और तुम्हें तो बल्कि मुझे सॉरी भी बोलना चाहिए अपनी उस बदतमीजी पर जो तुमने इतनी ज़ोर से पैर मारा मेरे पैर पर। पैर की तरफ इशारा करते हुए अभय बोला। रूही बोली, अच्छा, कहाँ लगी तुम्हें, दिखाना ज़रा। अभय ने झूठ मूठ का मुंह बनाते हुए पैर की तरफ इशारा किया। रूही ने एक बार फिर अपना पैर उसी जगह दे मारा। अभय इस बार जोर से चिल्लाकर बोला, आउच, क्या कर रही हो, दिमाग बेच कर आई हो क्या? पैर पकड़ते हुए वो बोला, यार बहुत अजीब लड़की हो तुम, थैंक यू बोलने की बजाय बार बार मुझे मार रही हो। एक तो तुम्हें ईसा के थप्पड़ से बचाया मैंने और तुम एहसान मानने के बजाय मुझ पर ही। तभी रूही का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फिर से वही पुराने डर की लहर आ गई। अभय बोला, क्या हुआ? बप्पा, हे देवा, कहाँ फंसा दिया मुझे। क्या हुआ पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। अभय रूही को जाते हुए देख रहा था। वो उसकी बात को तो समझ नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे के बदलते भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। रूही ने एक साइड आकर फ़ोन उठाया और धीमी सी आवाज़ में बोला, हेलो। दूसरी साइड से किसी ने कुछ कहा। आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, रूही ने कपकपाती आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ से फिर कुछ बोला गया और बोलकर उसने बिना रूही का जवाब सुने फ़ोन काट दिया, जिस वजह से रूही के बोल गले में ही रुध गए। रूही अभय को देखकर खुद से बोली, जिस दिन से ये लड़का मेरी ज़िंदगी में आया है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। मुसीबत बन गया है ये, फंसा दिया ना इसने। अब देखो कैसे खड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, मेरी सारी मुस्कान छीन कर। कहाँ मैं बचती फिरती हूँ उससे, और आज इसी की वजह से मुझे अब क्या क्या। हे देवा, बचा लेना, अब तो तेरा ही आसरा है। पीछे से आकर किसी ने रूही के कंधे पर हाथ रखा। रूही एकदम से घबराकर पीछे पलटी।
देखी तो टीना दिखी, जिसे देखकर वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, टीना तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, हार्ट अटैक आने ही वाला था बस। यार मैं कब से तुझे भूत लगने लगी जो तुम मुझे देखकर डरने लगी हो। अरे बात वो नहीं है, पता भी है अभी मेरे साथ क्या हुआ। क्यों, आखिर कुछ नया कांड कर दिया तूने फिर। हाँ ऐसा ही कुछ समझ ले, पर इस बार मैंने नहीं, ये कांड का कांडी कोई और ही है। कहते हुए रूही ने टीना को सारी बातें बताई। टीना ने सब सुनने के बाद अपने चेहरे पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, अरे टीना जब ये सब सीन होते हैं तो तू रहती कहाँ है। टीना बेचारी अपनी किस्मत को कोस रही थी। यार अब बता मैं करूँ तो करूँ क्या, उसकी कॉल फिर आई थी। क्या, उसकी कॉल फिर आई थी, टीना बोली। हाँ यार अब तो मैं फंस चुकी हूँ पूरी तरह, तो अब मैं कैसे। जस्ट चिल, मैं हूँ ना, देख लेंगे, तू ये छोड़ और बता घर चल रही है क्या। यार नहीं, अभी मेरी क्लास है, उसके बाद ही चल पाऊँगी। ठीक है तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ तू जा, तेरा आशिक जो वेट कर रहा होगा, रूही बोली। टीना के वहाँ से जाते ही रूही भी अपनी क्लास अटेंड करने के बाद घर चली गई। घर पहुँचने के बाद भी उसके दिमाग से फ़ोन वाली बात निकली नहीं थी। वो काफ़ी बेचैन थी, नाखूनों को चबाते हुए अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। दिमाग अब भी शांत नहीं था। क्या करूं, कुछ सोच रूही कैसे बचेगी उनसे। काफ़ी दिमागी मशक्क़त के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी नीचे से माँ की आवाज़ आई, जो खाना खाने के लिए बुला रही थी। आई माँ, कहते हुए वो डाइनिंग टेबल पर आकर चुपचाप खाना खाने लगी। रूही वैसे तो रोज़ खाने के समय आनाकानी करती थी कि मुझे ये नहीं खाना, माँ ये क्यों बनाया, पर आज उसने खाना बिना कोई शिकायत किए बहुत ही शांति से ख़त्म किया, जिसे देखकर सब हैरान थे और सबसे ज़्यादा माँ। उन्हें ये बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है लाडो, सब ठीक तो है ना। हाँ माँ सब ठीक ही तो है, क्यों क्या हुआ। नहीं वो तो मैं। माँ ने इतना ही कहा था कि रूही ने उनकी बात काटते हुए उनसे नज़रें चुराते हुए फटाक से कहा, मेरा हो गया, और तेजी से वहाँ से निकलकर ऊपर आ गई। माँ तो माँ ही होती है। वो रूही के व्यवहार को देखकर कुछ ठीक नहीं है का अंदेशा पहले ही लगा चुकी थी, पर क्या पता लगाना बाकी है। सोचते हुए वो बोली, जो मैं देख रही हूँ क्या आपने भी देखा। क्या कह रही हो साक्षी, मैं कुछ समझा नहीं। जी मेरा मतलब रूह से है। जब से हम शादी से लौटे हैं ना हमसे रीना की शादी के बारे में कुछ पूछा, ना ही कोई और बात ही की है। आजकल काफ़ी शांत शांत सी भी रहती है, जाने किसकी नज़र लग गई मेरी हंसती खेलती लाडो को। ओ लाडो की माँ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। बच्ची अभी कॉलेज में नई नई गई है, थक जाती होगी ट्रैवलिंग की वजह से, और कुछ नहीं, आराम से खाना खाओ। वहीं रूही भी रूम में आकर आंखें नीचे लेट गई और कुछ देर बाद वो नींद के आगोश में पहुंच गई। सुबह माँ की आवाज़ से उसकी नींद खुली, जो उसके रूम के पर्दे खोल रही थी और उसे आवाज़ें लगा रही थी। रूह उठना लाडो, कब तक सोएगी। रूही ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया, माँ सोने दीजिए ना, आज तो छुट्टी है कॉलेज की भी। हाँ लाडो छुट्टी तो है, पर किस बात की है ये भूल रही है ना। आंखें मलते हुए वो उठी और बोली, ओ सीट, आज तो शिवरात्रि है पापा। रूही ने इतना ही कहा कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आई। माँ ने जब ये देखा तो वो बोली, लाडो फ़ोन बाद में, पहले नहा ले फटाफट, मैं नीचे जा रही हूँ, बहुत काम है, पूजा के लिए भी देर हो रही है। कहते हुए वो नीचे चली गई। रूही की नज़र फिर फ़ोन पर पड़ी तो कॉल कट चुकी थी, पर तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसे पढ़ते हुए वो घबरा गई। उसमें लिखा था, अगर तुम अपने साथ कुछ बुरा नहीं चाहती हो तो मुझसे अपने घर के पास वाले शिव के मंदिर पर मिलो, और हाँ अगर तुम नहीं आई ना तो तुम जानती ही हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, ये याद रखना मेरी जान। रूही ने मैसेज पढ़ते ही टीना के पास कॉल किया। टीना ने अलसाई आवाज़ में कहा, हेलो कौन। कौन की बच्ची, मैं रूही बोल रही हूँ। यार आज तू इतनी जल्दी कैसे उठी, और उठी तो उठी, मुझे तो सोने दे, कहकर वो फ़ोन काटने ही वाली थी कि तभी रूही बोल पड़ी, यार अभी उसका मैसेज आया था। उसका किसका। उसी का। ये सुनते ही तो टीना की नींद भी पूरी तरह खुल चुकी थी। क्या कहा तूने, उसका फिर से मैसेज आया है। हाँ यार, और उसने मुझे शिव मंदिर बुलाया है और बोला है अगर नहीं आई तो अंजाम तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ, बता क्या करूँ अब। टीना ने ये सुनकर कुछ सोचा और फिर रूही से बोली, तू ना डर मत, तू जा शिव मंदिर पर यार। अरे मैं भी चलूँगी ना तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, आज इसका खेल ख़त्म करके ही आएंगे।
पर कुछ नहीं, बहुत डर लिया। अब सामना करने का टाइम है, कब तक डरेंगे ऐसे, इसलिए फटाफट रेडी हो और पहुँच, वहाँ मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तू ना डर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे रास्ते में ही मिलूंगी। रूही जल्दी से उठी और फटाफट नहाकर घर से निकल गई शिव मंदिर के लिए। रास्ते में उसको टीना भी मिल गई। दोनों शिव मंदिर पहुँचे। आज आम दिनों के मुताबिक कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, शिवरात्रि जो थी। मंदिर में पहुंचते ही रूही के पास फिर एक मैसेज आया। रूही ने कांपते हाथों से फ़ोन ऑन करके मैसेज देखा। थैंक यू जान, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। चलो अब आगे आओ और जो ये मंदिर के अंदर लाइन लगी है उसमें जाकर खड़ी हो जाओ। इस शिव मंदिर की ये मान्यता थी, यहाँ फागुन में आने वाले शिवरात्रि की 2 लाइन्स लगती थी। इसमें एक लाइन में सारे लड़के खड़े होते थे और एक लाइन में सारे लड़कियाँ, और लाइन के बीच में एक पर्दा होता और शिव भगवान के अभिषेक के बाद वो पर्दा गिराया जाता था। पर्दा गिरने के बाद जिस जोड़े की नज़र एक दूसरे पर सबसे पहले पड़ती थी, उस जोड़े को शिव और पार्वती माता का आशीर्वाद मिल जाता था। पर इस मान्यता के बारे में यहाँ के लोग ही जानते थे। तभी रूही के मैसेज पढ़ने के बाद टीना ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर पढ़ा और वो बोली, अच्छा तो ये तेरा साथ 7 जन्मों तक चाहता है। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई ना, चल इसकी इस इच्छा को भी पूरा करते हैं, चल मेरे साथ। रूही ने झिझकते हुए कहा, पर टीना। उसकी बात सुने बिना टीना ने उसका हाथ पकड़ा और उसको लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। रूही को बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। टीना जानती थी कि वो शख्स हमें देख सकता है, इसलिए वो रूही के सामने खड़ा होगा, लेकिन टीना के होते ये सब कैसे हो सकता था। जैसे ही वो पर्दा गिरने वाला था, टीना ने अपनी पीछे खड़ी आंटी को रूही की जगह आगे भेज दिया और रूही को आगे धक्का दे दिया। जैसे पर्दा गिरा, रूही आगे जाकर खुद को संभाल नहीं पाई और एकदम से बगल में लड़कों की लाइन की तरफ गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने उसको संभाला। रूही की आंखें अभी तक बंद ही थी, तो टीना ने उस शख्स को देखा तो एकदम से खुश हो गई। रूही ने अपनी आंखें खोली और एकदम से उसकी नज़र उस शख्स से टकरा गई। 2 मिनट के लिए वो उन नीली आंखों में गायब सी हो गई और खुद को भूल बैठी। उन आंखों में कुछ था जो उसको नायाब चैन दे रहा था। रूही ने एकदम से खुद को संभालते हुए कहा, तुम? सामने खड़े शख्स ने भी कहा, तुम? टीना ने दोनों को एक दूसरे की आंखों में खोया देखा तो खुशी के मारे कहा, अभय भाई आप यहाँ? हाँ जी, वो अभय ही था जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। कहते हैं ना, जो जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, जिसको जिसका होना होता है उनको वो ऊपर वाला अपनी मर्जी से मिलाता है, तो इनका मिलना भी कुछ ऐसा ही था। भोले बाबा ने तो अब इनको आशीर्वाद भी दे दिया था। अब देखो आगे कैसा होगा इनकी ज़िंदगी का आगे का सफ़र। एकदम से जोर से मंदिर का घंटा बढ़ने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सहसा ही अभय की नज़र भी टीना पर गई और वो बोला, फूकू फूकू तू यहाँ क्या कर रही है? क्या भाई, कितनी बार बोला है ना, मेरा नाम टीना है, टीना, फूकू बुकू नहीं। अरे मेरी गुड़िया, तू बाहर वालों के लिए टीना है, हमारे लिए तो तू वही छोटी सी फूकू है और हमेशा रहेगी, समझी फूकू? उसकी नाक पर उंगली फिराते हुए अभय ने हंसते हुए कहा। रूही ने एकदम से चौंकते हुए कहा, फूकू आई मीन टीना, क्या ये तेरा भाई है? हाँ रूही, ये मेरा भाई ही है। ओह सॉरी सॉरी, तुझे कैसे पता होगा, चल मिलवाती हूँ। 1 मिनट, कहते हुए उसे साइड में खींच कर ले गई और उससे बोली, पर तूने तो कहा था कि तू इकलौती है, तेरे कोई भाई बहन नहीं है, फिर ये? अरे बुद्धू तू भी ना, ये मेरे मामा के लड़के हैं, तो हुए ना मेरे भाई। चल ये सब छोड़, तुझे मैं अपने भाई से मिलवाती हूँ। अरे कोई नहीं, फिर कभी मिल लूँगी, अभी मैं चलती हूँ। रूही ना नुकुर करते हुए टीना को मना करने लगी। अरे ऐसे कैसे, तूने सोचा भी कैसे मैं तुझे ऐसे जाने दूँगी? यार समझा कर, जिद मत कर। वैसे भी तुम दोनों कितने दिनों बाद मिले हो, तो मुझे क्यों कबाब में हड्डी बना रही हो? तब तक अभय भी उनको ऐसे कोने में कानाफूसी करते हुए देख उनकी तरफ ही आ गया। टीना ने अभय को रूही की तरफ देखता पाकर उससे कहा, भाई ये मेरी दोस्त रूही है। फूकू ये तेरी दोस्त है? हाँ भाई ये मेरी दोस्त है, लेकिन पता नहीं आप दोनों के रिएक्शंस को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। आई मीन पहले मिल चुके हो। एकदम से रूही ने टीना को कहा, हाँ जो तेरे ये सो कॉल्ड भैया है ना, वही है ये जिससे कॉलेज में मेरी बहस हुई थी। टीना ने धीरे से कहा, क्या वो भाई ही थे जिसको तूने थप्पड़ मारा था? हाँ बोला ना, यही है। फिर तो बड़ा मज़ा आएगा इनकी टांग खींचने में।
रूही के फ़ोन पर तभी एक मैसेज आया। रूही ने मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था, अपने आप को बहुत समझदार समझती हो ना, अब देखना क्या करता हूँ मैं। ये देखकर रूही स्टैच्यू की तरह स्थिर ही खड़ी हो गई। टीना ने उसे यूं अचानक गुमसुम होते देखा तो कहा, क्या हुआ? पर रूही को तो मानो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो अभी लगातार फ़ोन को ही देखे जा रही थी। टीना ने उसके हाथों से फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और फ़ोन खोलकर मैसेज पढ़ने लगी। कुछ दूरी पर खड़ा अभय दोनों को गुमसुम देखकर उनके पास आया और आकर बोला, क्या हुआ? मूर्ति क्यों बनी बैठी हो? रूही ने गुस्से में बोला, ये जो हुआ है ना वो सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। क्या हुआ मेरी वजह से जो मुझे भी नहीं पता? कुछ नहीं भाई, ये तो बस ऐसे ही। हाँ पता है, ये हमेशा पागलों जैसे ही बात करती रहती है, अभय बोला। रूही बोली, ए पागल किसको बोला? तुम होगे पागल वागल, मैं नहीं समझे, कहकर वो अभय को एकटक घूरने लगी। अभय ने उसे अपनी तरफ देखता पाकर टीना से बोला, फूकू, लगता है आज जाकर तेरे भाई को अपनी नज़र उतरवानी होगी। क्यों भाई? टीना बोली, अरे देख ना, आज तेरे इस स्मार्ट से भाई को किसी की नज़र जो लगने वाली है। किसकी भाई? अरे और किसकी, तेरी फ्रेंड को देख कितनी देर से घूर रही है। हाँ माना स्मार्ट हूँ, पर किसी को लाइसेंस थोड़ी ना दिया है मेरे चार्मिंग फेस को घूरने का। स्मार्ट और चार्मिंग, वेरी फनी। अगर इतना ही डर था नज़र लगाने का स्मार्टी बॉय को तो क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? घर पर बैठना चाहिए था ना, कहती हुई रूही वहाँ से गुस्से में आगे बढ़ गई। ये तेरी फ्रेंड का ऊपर वाला माला खाली है क्या? नहीं भाई, वो थोड़ी अपसेट है बस, और कुछ नहीं। आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आई, कहकर वो रूही के पास गई और उससे बोली, रूह क्या हुआ? यार समझ नहीं आ रहा, अगर वो घर तक पहुंच गए तो सीन हो जाएगा पक्का। अरे तू ना टेंशन मत ले, चल मेरे साथ। कहाँ? भाई के पास, वो पक्का कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर निकालेंगे इसका। उनको सारी बात बता देते हैं। नहीं यार, उनको नहीं बताना, पहले ही प्रॉब्लम कम है क्या जो उनको बताऊं? मैं घर जा रही हूँ, मम्मी वेट कर रही होंगी, काफ़ी देर हो गई है आए हुए। ये कहते हुए ही जैसे वो थोड़ी आगे बढ़ी तभी उसका फ़ोन बजा। रूही ने आती हुई कॉल देखी जो किसी अनजाने नंबर से था, जिसे देखकर रूही एकदम से डर गई। बट स्टिल उसने हिम्मत करके कॉल उठाई। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। उसने कहा, क्या अभी? वहाँ से कहा गया, हाँ कहा ना, अभी ही मंदिर के पीछे मिलो वरना। रूही ने कहा, आ रही हूँ। ठीक है, अकेले आना, अपने साथ लाए उस बॉडीगार्ड को मत लाना। ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी, पर आप कुछ मत करना, रूही बोली। रूही वहाँ से डरती डरती मंदिर के पीछे पहुँची, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबराते हुए पीछे मुड़ी। रूह डियर, जब तुम ना ऐसे घबराती हो ना, कसम से बहुत गुस्सा आता है तुम पर। ऐसे क्यों डरती हो? मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ तुम्हारे लिए। अभी वहाँ तो बड़ी झांसी की रानी बनकर हंसकर बात कर रही थी, फिर यहाँ आते ही भीगी बिल्ली क्यों बन गई हो? कहा था ना मैंने, लड़कों से दूर रहा करो। देख रहा हूँ आजकल मंदिर वालों से ज़्यादा ही दोस्ती हो रही है। क्यों, रुका नहीं जाता क्या किसी लड़के से बात किए बिना? अगर ऐसा है तो मैं हूँ ना जान, 24 आवर अवेलेबल। एक बार फिर दिल से याद तो करो। एक बार फिर खुशियों की झड़ी ना लगा दूँ तो कहना तुम शायद भूल गई कि एक टाइम हम दोनों रिलेशनशिप में थे। रूही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी अपनी नज़रें नीचे किए करके खड़ी थी। उसने खुद को इग्नोर होता पाया तो वो गुस्से में तमतमाते हुए बोला, क्यों, थे या नहीं थे? रूही ने कांपती आवाज़ में कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हो जीजू? जीजू नहीं समीर, सिर्फ समीर। आई जस्ट हेट दिस वर्ड जीजू फ्रॉम योर माउथ। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही समीर हूँ जो पहले हुआ करता था। हाँ माना, अब मेरी शादी तुम्हारी बहन से हो चुकी है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमारा रिश्ता बदल जाएगा। तुम मेरे लिए अब भी मेरी रूह की रूह हो, जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ये सब गलत है। क्या गलत है? हाँ क्या गलत है? मैं अभी नहीं भूला हूँ और ना कभी भूलूंगा कि तुम ही थी जो तुमने मेरा रिश्ता अपनी बहन से करवा दिया। मेरे साथ तुमने छल किया है, छल। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। पता है क्यों? जब एक के साथ एक ब्यूटी फ्री मिले तो इसे कौन मना कर सकता है भला? और वैसे भी मांगा ही क्या था मैंने तुमसे? बस इतना ही ना। अगर तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा किया करो, नहीं तो जानती हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा दिन मैं कभी नहीं आने दूंगी, रूही बोली। हाँ जानता हूँ मैं, तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो। आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? दीदी आपसे कितना प्यार करती हैं।
समीर ने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो तुम्हें अपनी बहन का प्यार दिखता है, मेरा नहीं। मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रूही ने हाथ को एकदम से खींच लिया और कहा, आप मुझे प्यार नहीं करते, बस आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं। हाँ, तो जो तुमने किया है उसका तो बदला तुमसे ही लूँगा ना। अगर तुम कहो तो तुम्हारी बहन से भी। नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना तो मुझे उसकी खबर मिल जाएगी। जानती ही हो तुम पर मेरी नज़र है। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन देखकर उसने कहा, अभी जा रहा हूँ, फिर मिलने बुलाऊंगा, तैयार रहना। उसके बाद उन्होंने उसके गालों को छूते हुए आगे कहा, रू तुम जानती ही हो मेरा तुम्हें देखे बिना मन नहीं भरता। जल्द मिलेंगे जान। कहते हुए वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रूही ने अपने पर्स से बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर अपने मुंह को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। आसपास के लोग उसका ऐसा करते देखकर पागल समझ रहे थे। तभी किसी ने पीछे से कहा, अगर शक्ल ही खराब होना तो पानी से धोने से कुछ नहीं बदलेगा, वो ऐसे ही रहेगी, चाहे कितना भी रगड़ रगड़ कर धो लो। रूही जैसे ही आवाज़ की तरफ पीछे मुड़ी तो वहाँ टीना और अभय खड़े हुए थे। रूही ने अभय के द्वारा कही बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सीधा टीना के पास जाकर उसके गले लगकर रोने लगी। वो खुद को ऐसा करने से रोक ही नहीं पाई। तभी अभय ने उसको रोते हुए देखा तो कहा, अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियस ही ले लिया। इतनी सी बात पर तुम रो क्यों रही हो? टीना ने उसको खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ रू भाई, मजाक कर रहे थे। मेरी रू तो दुनिया की खूबसूरत लड़कियों में से एक है। रूही ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और खुद को संभालते हुए बोली, टीना मुझे घर जाना है। टीना उसकी हालत को समझ गई थी, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं पूछा और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद रूही घर के लिए वहाँ से निकल गई। उसे ऐसे अचानक जाते हुए देखकर अभय बोला, फूकू क्या हुआ तेरी दोस्त को? वो मेरे इतने से मजाक को नहीं सह पाई। गजब ही है ये तो। नहीं भाई, वो आपकी बात का नहीं बल्कि किसी और बात को लेकर अपसेट है। आप छोड़ो और चलो मेरे साथ। कहाँ? घर? और कहाँ? मम्मा आपको देखकर बहुत खुश होंगी। नहीं आज नहीं, फिर कभी, अभी कुछ काम है। पर भाई, अरे नेक्स्ट टाइम पक्का। ठीक है भाई, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि आप अगली बार जब भी यहाँ आओगे तो घर से होते हुए ज़रूर जाओगे। जो हुक्म मेरे आका। मैं भी बुआ से मिलना चाहता था पर काम ज़रूरी है, इसलिए फिर मिलेंगे। इसके कुछ देर बाद टीना अपने घर और अभय अपने काम के लिए वहाँ से निकल गया। रूही घबराई हुई सी घर पहुँची। उसके जहन में अभी समीर की कही बातें ही थी। घर पर आते ही उसकी माँ ने उसको देखकर कहा, रूही सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मम्मी उसके पास आकर उसके माथे पर हाथ रखकर देखने लगी तो रूही ने कहा, क्या हुआ मम्मा? यही बात तो मैं पूछ रही हूँ लाडो, क्या हुआ तुझे? किसी बात को लेकर परेशान है? देख, कोई भी बात है ना तो तू मुझे बता, मैं हूँ ना। रूही समीर की बातों को मम्मी को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एकदम से कहा, नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थक गई हूँ मंदिर के दर्शन करके, बस। पक्का ना? हाँ मम्मा पक्का। चल तो फिर ठीक है, मैं तेरे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। माँ मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर ही खा लिया था। खा लिया था या फिर झूठ बोल रही हो? मुझे पता है तुम खाने को लेकर कितनी ज़्यादा लापरवाह हो। हाँ माँ, खाना खा लिया था। मैं अपने कमरे में जाऊँ क्या? रूही वहाँ से अपने कमरे में आई और दरवाजे को बंद करके एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और बीते कल की यादों में खो गई। रोते रोते उसकी कब आँख लग गई उसको पता ही नहीं चला और वो वहीं कोने में ही सो गई। शाम को उसकी आंख उसके फ़ोन के वाइब्रेट होने से खुली। कॉल उसके भाई दिलजीत का था। उसने अपने मूड को चेंज करते हुए फ़ोन उठाया और होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, हेलो भैया, फाइनली आ गई आपको आपकी बहन की याद। इतने दिन से एक भी कॉल करने की जहमत नहीं की आपने, और मैंने भी जो कॉल की वो भी नहीं उठाई आपने। अरे बाबा शांत, तुझसे क्या छिपा है? तू तो जानती ही है इस देश का फौजी हूँ तो बिजी तो रहूँगा ना। किसी मिशन पर था, उस जगह नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए बात नहीं हो पाई। आज ही आया हूँ वहाँ से और आते ही सबसे पहले तेरे से बात कर रहा हूँ। भैया, एक आप और दूसरे ये आपके मिशन हमें तो समझ ही नहीं आते। खैर इन्हें छोड़ो, ये बताओ कैसे हो? इस बार होली पर तो आ रहे हो ना? देखो इस बार तो कम से कम ना मत कहना। तू भी ना सवाल पे सवाल दागती रहती है, पहले मेरी तो सुन। इस बार भी छुट्टी का कुछ पता नहीं। वैसे भी हमारे लिए तो हर दिन होली और हर रात दिवाली होती है।
भैया ये अपनी फौजियों वाली बातों को वहीं रखो और इस बार आप आ रहे हो, समझे? मुझे नहीं पता। अरे छोटी, देखता हूँ। वैसे इस बार तेरा क्या प्लान है? दलजीत बोला। भैया कैसा प्लान, आप तो होते नहीं और इस बार तो दीदी भी नहीं होंगी, तो कैसी होली और कैसा प्लान? तो पूर्वी को बुलाने ना, जीजू को एक कॉल करके बोल दे कि इस बार वो होली यहाँ मनाए। जीजू का नाम सुनते ही रूही घबरा गई। तू कहे तो मैं बोल देता हूँ, रूही ने बात काटने के लिए बोला। अरे भैया, दीदी हर बार यहीं तो होली मनाती थी, इस बार उनकी पहली होली है उनके ससुराल में, तो वहीं रहने दो उन्हें। अपने चक्कर में क्यों उनका मज़ा किरकिरा करूं? हाँ, बात तो सही कहा तूने। वैसे घर पर सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है, बस आपको याद करते हैं, आप बस जल्दी आ जाओ। इनका सही है, मेरे पीछे तो याद करते हैं और सामने जाऊं तो बात भी नहीं करते। पता नहीं कब तक गुस्सा करते रहेंगे। वैसे तो गुस्सा सही बात के लिए ही है। मेरा भी बस चलता ना तो मैं भी आपसे बात नहीं करती, पर क्या करूं, ये मन मानता ही नहीं है। नौटंकी नहीं, नौटंकी नहीं, इस बार मैंने भी डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड किया है? आपको इस बार आना ही होगा। देश के सिपाही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि घर परिवार सब भूल जाओ। ओ माँ, बस कर, कुछ नहीं भूला मैं। चल अभी फ़ोन रखता हूँ, फिर बात करूँगा। ठीक है भैया, मिस यू 2 3 4 एंड सो ऑन। ड्रामेबाज, घर पर सबका ध्यान रखना, अब तू ही है जिसको सबको संभालना होगा, समझी? ठीक है भैया, आपका आदेश सर माथे पर, कहकर मुस्कुराते हुए दोनों ने फ़ोन रख दिया। भाई से बात करके रूही का मन थोड़ा शांत हो गया। रूही अगले दिन कॉलेज पहुंचकर क्लास लेकर निकली, तभी सामने उसे टीना दिखी। रूही ने उससे पूछा, क्लास में क्यों नहीं आई? अरे यार, तुझे तो पता है ना रोहित, ये प्यार तुझे ले डूबेगा जाने मन। ये प्यार डुबोता नहीं पागल, बल्कि ज़िंदगी में नए रंग भर देता है। पर तुझे और भाई को ये बातें कभी समझ नहीं आएंगी। तुझे पता है, थोड़ी देर पहले वो भी मुझे यही सलाह दे रहे थे। वैसे इस मामले में तो चलो तुम दोनों की सोच एक जैसी है, और हो भी क्यों ना एक कश्ती पर जो सवार हो। एक कश्ती मतलब मैं समझी नहीं। अरे जैसे तुझे धोखा मिला वैसे ही, यू मीन तेरे भाई को भी। उन्हें किससे? चल कैंटीन में सब बताती हूँ। कैंटीन में जाने के बाद जूस चाय लेकर वो एक टेबल के पास लगी चेयर्स पर बैठ गई। उसके बाद टीना ने आगे कहा, सुन, भाई एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनके जैसे कितने लड़कों को लेकर एक साथ घूम रही थी। जिस दिन भाई को उसका पता चला, उस दिन से उनका तेरी तरह प्यार से भरोसा ही उठ गया। उनको भी ये सब बस ड्रामेबाजी लगती है। पता है रूह, वो लड़की भाई से नहीं बल्कि उनके पैसे से प्यार करती थी। पैसे के चक्कर में उसने अभी तक भाई का पीछा नहीं छोड़ा है, पर भाई को अब लगता है कि ये प्यार नाम की चिड़िया बस एक नौटंकी है, इसलिए वो हमेशा मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहने को बोलते हैं, तेरी तरह। चलो कोई बात तो सही है उन्होंने, वरना फालतू की ही बातें तो करते हैं। वैसे उस लड़की का नाम क्या था? ईसा था, पर मैंने कभी देखा नहीं, बस भाई के मुँह से उसके बारे में सुना है। क्या कहा, ईसा? हाँ ईसा ही, क्यों, क्या हुआ? अरे ये तो वही लड़की थी जिससे मेरी पहले दिन बहस हुई थी। अब रूही को सारी बातें समझ आ रही थी कि अभय ने रूही को ईसा के सामने क्यों अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। रूही और टीना ने अपनी बातों को जारी रखते हुए चाय और जूस पिया। उसके बाद वो अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ गईं। एकदम से रूही को याद आया कि वो तो अपना फ़ोन कैंटीन में ही भूल आई है। उसने टीना से कहा, तू चल, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। जैसे ही वो कैंटीन से अपना फ़ोन उठाकर बाहर निकली, उसकी नज़र सामने खड़े अभय पर गई, जो सामने किसी को गुस्से से कुछ बोल रहा था। रूही आगे बढ़ी तो उसके कानों में कुछ शब्द साफ साफ सुनाई दिए। देखो, तुम मेरा पीछा छोड़ो, मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छे से भली भांति वाकिफ़ हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जैसे ही रूही ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, उसकी नज़र ईसा पर गई। देखो अभय, आई एम रियली सॉरी। मैं ना तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग तो रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ, बदल गई हूँ। अभय उसकी बातों से बहुत इरिटेट हो चुका था, जो रूही साफ साफ देख सकती थी। अभय ने कहा, ठीक है, तुम नहीं जा रही हो तो मैं ही जा रहा हूँ। वो जैसे ही जाने को मुड़ा तो ईसा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईसा, स्टॉप इट, बिहेव योर सेल्फ, कहते हुए वो ईसा का हाथ छुड़ा रहा था, लेकिन ईसा उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अभय का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो उसको फिर भी कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। एकदम से रूही ने वहां आकर ईसा का हाथ झटकते हुए कहा, जब कोई कह रहा है कि हाथ छोड़ो तो समझ नहीं आता क्या?
सामने वाले की शराफत का इतना फ़ायदा उठाना भी ठीक नहीं है। अभी रूही ने इतना ही कहा था कि ईशा ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, ए यू, होती कौन हो तुम, इस तरह मेरा हाथ हटाने वाली। रूही अभय के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, शायद तुम भूल गए यार, बड़ी ही कमज़ोर याददाश्त है तुम्हारी तो। कल ही तो तुम्हें अभी ने बताया था कि मैं कौन हूँ। शायद तुमने सुना नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? आई होप अब इस बात को तुम कभी नहीं भूलोगी और अपने दिमाग में अच्छे से गांठ लगा कर रखोगी और आइंदा ऐसे मेरे अभी के आसपास भी नहीं फड़कोगी, समझी? क्योंकि आई डोंट थिंक ये सब तुम्हें सूट करेगा। आफ्टर ऑल यू हैव अ पर्सनालिटी ऑफ कोर्स। और अब यूं तो ताड़ो ही मत यार, बहुत बाहर मिलेंगे। ही इज़ ऑलरेडी एंगेज्ड, कितनी बार बताऊँ? बट नो बट, ओनली हट। एंड नाउ लिसन टू मी, अब मुझे और अभी को अकेला छोड़ भी दो ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ बस कबाब में हड्डी बन रही हो? क्यों जान, सही कहा ना, कहते हुए रूही अभय की आंखों में देखने लगी। ये सुनते ही तो अभय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, वो उसको देखता ही रह गया, उसका हलक सूख सा गया। वहीं ये सब सुनकर ईशा गुस्से से जल भून गई और उसने रूही को अभय से दूर खींचते हुए कहा, वाट, गर्लफ्रेंड, वो भी तुम? शकल और औकात देखी है अपनी? तुम जैसे छोटे लोगों को छोटी सोच ही रखनी चाहिए, ये बड़े बड़े ख्वाब नहीं सजोने चाहिए। बेबी, जिस दिन ये भरम टूटेगा ना, दिल बहुत दुखेगा। और रही बात कबाब में हड्डी की बात, तो शायद तुम्हें पता नहीं, अभय और मैं रिलेशन में हैं। वो आगे कुछ कहती इससे पहले उसकी बात काटते हुए रूही ने कहा, मुझे किसी के कल को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? मुझे तो बस, ये कहते हुए उसने अभय को प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तो बस ये पता है कि अभी का फ़िलहाल, प्रेजेंट और फ्यूचर मैं ही हूँ। और वैसे भी तुम्हारा अभी के साथ पहले क्या रिश्ता था क्या नहीं, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए उसने अभय का हाथ पकड़ते हुए उसको वहाँ से लेकर चली गई। ईशा ने तिलमिलाते हुए कहा, हाउ डेयर सी टू इंसल्ट मी, द ग्रेट ईशा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तो तुम्हें जल्द ही पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।